नमस्कार साथी। जैसा कि आपने पिछले वीडियो देखे होंगे और नहीं देखे तो आप जरूर देखिए। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो कि एनसीईआरटी आधारित ही है, यह एनसीईआरटी जो चलता है वही पुस्तकें यहाँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी चल रही है। तो उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर है वो हम यहाँ देख रहे हैं, ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं कक्षा 10 के, उनके लिए एक बहुत ही कारगर सिद्ध हो सके और वह अपना परिणाम सुधार सके। इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण जो पाठ से क्वेश्चन दिए गए हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। हम उनके आंसर सहित देख रहे हैं। तो आप जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, हमने पार्ट 1, 2 और 3 तक बना दिया है। आज हम उसके अगले पार्ट नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप हमारे चैनल पे आए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी दबा ले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 4 है कृषि, और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखते हैं अपने यहाँ। आप साथ में नोट करते जाइएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको आगे अगर जरूरत पड़ेगी अपना। इसमें पहला क्वेश्चन है कि झूम कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं उसको, तो भारत के किन राज्यों में की जाती है। तो हमारा प्रश्न है कि जो स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि है भारत के कौन से राज्य में की जाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाती है, क्या दक्षिणी राज्यों में की जाती है, क्या उत्तरी राज्यों में की जाती है, या फिर मध्य भारत में ऐसी कृषि। हमने पिछले में देखा था, पिछले चैप्टर में भी हमारे पास आया था कि जो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो पेड़ पौधों को जला के उनकी जगह जो कृषि की जाती है कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, फिर दूसरी जगह पेड़ पौधों को काट के जला के कृषि की जाती है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बदल बदल कर कृषि की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो आपको बताना कि कौन से राज्यों में ऐसी कृषि की जाती है। तो स्वाभाविक है जहाँ पहाड़ी क्षेत्र पाया जाएगा तो ये कृषि उत्तरी पूर्वी राज्यों में मुख्य रूप से की जाती है भारत में। हालांकि और राज्यों में भी की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे तो जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उन राज्यों में मुख्य रूप से ये कृषि की जाती है। कौन सी कृषि? झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि। तो अपना आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी राज्य। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है, बताइए। क्योंकि अपने यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो कौन कौन सी फसलें हो जाएगी? एक तो रबी की फसलें हो जाएगी, एक खरीफ की हो जाएगी और एक जायद की फसलें हो जाएगी। जायद की फसलें वहीं बोई जाती है जहां पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। बाकी रबी और खरीफ सामान्य तो मिल जाएगी, लेकिन जायद की फसलें 3 फसलें वहीं जहां पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो आपको बताना यह है कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। क्या मक्का, मूंगफली, सोयाबीन या चना। तो बताइए, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन या चना, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, मूंगफली और सोयाबीन। जैसे मूंगफली तो है, सोयाबीन भी है, मक्का भी है, लेकिन चना जो है खरीफ की नहीं होगी। चना कहाँ की है? रबी। चना रबी की फसल है। आपको ध्यान रहना चाहिए, जो बारिश के मौसम में जो फसलें बोई जाती है वो खरीफ की फसल है, और सर्दियों के मौसम में जो फसलें होती है वह रबी की फसलें होती है। जैसे कि चना है, चने के अलावा और कोई क्या लेंगे? गेहूं है, जौ है, ठीक है। तो गेहूं है, जौ है, चना है, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। जबकि सोयाबीन, मूंगफली और मक्का ये खरीफ की फसलें। तो अपना आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? चना नहीं है। तो अपना यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना कि बाजरा उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है। तो बाजरा एक खरीफ की फसल है। तो ये पूछ रहा है कि बाजरा सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है। बाजरा सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है? तो बताइए, क्या गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में? स्वाभाविक से बाजरा एक खरीफ की फसल है,
और मरुस्थली जो मिट्टी है उसमें ज्यादा होता है, तो राजस्थान में, तो बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। अपना आंसर राजस्थान हो जाएगा। बाजरा उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है? राजस्थान में। अगला अपना क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में भारत का स्थान है, तो बताइए चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? मुख्य रूप से चाय देखे तो ये जो असम वाला क्षेत्र है या दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में चाय उत्पादन होता है। तो आपको ये बताना कि विश्व में, ध्यान रखना, विश्व में भारत का स्थान है, विश्व में चाय उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो सबसे ज्यादा विश्व में चाय अगर हम देखेंगे तो चाइना में या चीन में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, और उसके बाद देखेंगे तो भारत में होता है, तो भारत का चाय में उत्पादन है दूसरा। ध्यान रखना, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड नंबर पे आता है, और प्रथम नंबर पे या फर्स्ट पे आता है चाइना या चीन। तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन चीन में, और उसके बाद भारत में। अगला प्रश्न है रेशेदार। ये प्रश्न ध्यान रखना रीट में भी पूछा गया था, रीट अभी जो हुई थी कि रेशेदार फसल, क्योंकि रीट में तो आजकल जो है सीधे सीधे क्वेश्चन जो इन बुक से उठा के पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना कि ये पूछ रहा है कि निम्न में से रेशेदार फसल नहीं है, तो कौन सी रेशेदार? रेशेदार फसल का मतलब होता है जिसमें रेशा पाया जाता है। तो कपास तो रेशेदार फसल है, कपास का तो रेशा पाया जाता है। जूट भी रेशेदार फसल है, तो जूट भी एक रेशा, और सन भी एक रेशेदार फसल है। जबकि चाय रेशेदार फसल नहीं है। चाय क्या है? पेय पेय फसल है, पेय फसल है चाय, ध्यान रखना है। चाय पेय फसल है, चाय रेशेदार फसल नहीं है। तो कौन सी फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो अपना आंसर हो जाएगा चाय एक रेशेदार फसल नहीं है, बल्कि पेय फसल है। क्योंकि जूट है, कपास है, सन है, ये सब रेशेदार फसलें है। तो आंसर कैसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसलें है, कौन सी नहीं है? तो जूट, कपास, सन रेशेदार फसल है, चाय रेशेदार फसल, चाय है, कॉफी है, ये सब पेय फसल है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि, यानी कि उसको कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बताइए, ये राजस्थान की बात है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, यानी कि जो दक्षिण वाला राजस्थान है वहां भी कुछ मात्रा में स्थानांतरित कृषि की जाती है, लेकिन उसको झूम नहीं बोला जाता। तो बताइए वो किस नाम से यहाँ बोला जाता है? क्या दीपा, झूम, लदांग या वालरा? तो आप इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में जो झूमिंग कृषि होती है वहां दक्षिणी पूर्व राजस्थान में कहते हैं वालरा। ध्यान रखना, अपना आंसर हो जाएगा वालरा के नाम से इसको हम जानते हैं, स्थानांतरित कृषि को, जिसको कर्तन दहन प्रणाली भी। कर्तन दहन का मतलब होता है काटना, और दहन का मतलब जलाना। पेड़ों को काटा जाता है और फिर वहीं जला दिया जाता है, इसलिए इसको कर्तन दहन प्रणाली बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है वे फसलें जो मतलब जिनके पौधे जो है रोप के कृषि की जाती है, तो ऐसी फसलों को हम रोपण कृषि कहते हैं। तो रोपण कृषि ये पूछ रहा है कि नहीं है, रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं? कॉफी, रबड़, केला या गेहूं? रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। कॉफी तो है, कॉफी एक रोपण कृषि है, पेय फसल भी है। रबड़ भी रोपण कृषि है, और केला भी रोपण कृषि है, जबकि गेहूं रोपण कृषि नहीं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि गेहूं रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, और गेहूं एक रबी की फसल, ठीक है। तो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है गेहूं। और अगर पूछे कि उदाहरण है कॉफी है, रबड़ है, केला है, ये सब रोपण कृषि है, ये गेहूं नहीं। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी तटीय राज्य में उगाई जाने वाली मुख्य फसल क्या है? पूर्वी तटीय राज्य में, ध्यान रखना, पूर्वी जो तटीय राज्य हैं उन तटीय राज्य में प्रमुख फसल कौन सी उगाई जाएगी? आपको पता है तटीय राज्य में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, दलदली भूमि भी होती है, और ऐसी कौन सी फसल है जिसको पानी ज्यादा मात्रा में चाहिए? आपने चावल के बारे में सुना होगा, जब चावल हम बोते हैं तो प्रारंभ में 1-2 महीने उसमें खेतों में पानी भरा रहना चाहिए। तो जैसे मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, तो ये तो तटीय क्षेत्रों में नहीं उगाई जाती, बाजरा नहीं उगाया जाता, मक्का भी नहीं होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मक्का ज्यादा होता है, ये मैदानी क्षेत्रों में गेहूं ज्यादा होता है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में बाजरा ज्यादा होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा चावल। चावल ऐसी फसल है जो तटीय क्षेत्रों में ज्यादा उपजाई जाती है, क्योंकि इसके लिए पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा चाहिए, तो तटीय क्षेत्रों में पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दलदली भूमि में चावल आसानी से हो जाता है। तो
भारत के पूरी तटीय राज्यों में चावल उपजाया जाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा चावल। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति, तो बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आंसर आपको बताना है। श्वेत क्रांति यानी कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है, अंडा से संबंधित है, दूध से संबंधित है या मछली से संबंधित है? बताइए आप इसका आंसर। सफेद क्रांति, जैसे सफेद तो अंडा भी होता है, दूध भी होता है, तो आप दोनों में से आप लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना सफेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, ताकि दूध उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जा सके, ताकि आसानी से दूध की आपूर्ति की जा सके। तो ये क्रांति, श्वेत क्रांति जो चलाई गई थी, दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। एक आपने हरित क्रांति का भी नाम सुना होगा। तो हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खास करके गेहूं को, हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी, ताकि खास करके गेहूं में, गेहूं और चावल वगैरह, खास करके गेहूं को उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ताकि हम खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। इसीलिए श्वेत क्रांति 1866-67 के आसपास चलाई गई थी। स्वामीनाथन का आपने नाम सुना होगा, वो भी हरित क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति है। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़े हों, एक और नाम आएगा वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति से जुड़े हुए वर्गीज कुरियन, ये व्यक्ति श्वेत क्रांति से जुड़े हुए हैं या श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा गेहूं कौन से राज्य में होता है? तो सिंपल सी बात है, गेहूं उन क्षेत्रों में ज्यादा उपजा जहां जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, मैदानी क्षेत्र पाया जाएगा और पानी की आपूर्ति अच्छे से होगी। हालांकि पंजाब में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करें तो पंजाब में ज्यादा होता है, लेकिन अगर ऑल ओवर सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन क्या होता है? उत्तर प्रदेश में। तो अपना आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है कि गेहूं की फसल के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कितनी है? ये क्लाइमेट से संबंधित है। तो बताइए कि गेहूं की जब फसल होती है तो उसके लिए कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है? क्या 100 से 200 सेंटीमीटर, क्या 75 से 100 सेंटीमीटर, क्या 10 से 20 सेंटीमीटर? तो अपना 10 से 20 वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल बारिश की मात्रा कम हो गई तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में आता है, तो यहाँ तो गेहूं हो नहीं सकता। 100 से 200 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ज्यादा बारिश हो गई, फिर इन क्षेत्रों में भी गेहूं नहीं हो सकता। अपना या तो इसमें से आएगा या फिर, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 50 से लेके 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की फसल आसानी से हो जाती है। इसलिए गेहूं की फसल के लिए हमें कौन सी वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है? 50 से लेके 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है गेहूं की फसल के लिए। तो ये प्रश्न हमने वस्तुनिष्ठ देखे हैं। तो आपको ये जो मैंने बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, कॉपी में नोट करने हैं कि गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। वर्गीज कुरियन सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति से जुड़े हुए हैं, जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति 1866-67 के आसपास भारत में शुरू हुई। एम स्वामीनाथन उनसे जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से गेहूं या कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। और गेहूं की फसल 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसमें जरूरत होती है। अब हम कुछ रिक्त स्थान देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, या कुछ रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं और उनकी हमको पूर्ति कर रही है। यहाँ आपको दो दिए गए हैं कि इनमें से आपको बताना है कि रिक्त स्थान में। तो पहला प्रश्न है कि चाय एक जलवायु पौधा है, तो आपको बताना है कि चाय जो है उष्ण कटिबंधीय पौधा है या शीर्ष कटिबंधीय पौधा है। तो चाय सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, चाय उन प्रदेशों में मुख्य रूप से होती है जहां जलवायु उष्ण होती है। तो चाय कौन सा पौधा है? चाय एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? चाय कौन सा पौधा है? उष्ण कटिबंधीय। ध्यान रखना है, चाय कौन सा पौधा है? उष्ण कटिबंधीय पौधा है। ठीक है, तो अपना पहले का आंसर क्या हो जाएगा? चाय उष्ण कटिबंधीय पौधा है।
दूसरा, इंडोनेशिया में जो कर्तन दहन या जो झूम कृषि, ये कर्तन दहन प्रणाली अभी आई थी अपने पास, कर्तन दहन या झूम कृषि प्रणाली बोलते हैं इसको। तो इंडोनेशिया में ये जो प्रणाली है इसको किस नाम से जाना जाता है, आप बताइए। इंडोनेशिया में कर्तन दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? क्या लदांग या दीपक, इन दोनों में से आपको बताना है। तो अपना आंसर अपने पाठ के प्रारंभ में ही दे रखा है कि इंडोनेशिया में जो कर्तन दहन या झूम प्रणाली है उसको लदांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लदांग। ठीक है, तो चाय उष्णकटिबंधीय पौधा है और इंडोनेशिया में कर्तन दहन प्रणाली जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भारत की जो है मुख्य खाद्य फसल, खाद्य फसलों में जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है। तो आपको दो ऑप्शन है, या तो चावल या फिर मक्का। तो आपको बताना है भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी इन दोनों में। आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मुख्य फसल अगर भारत की देखोगे तो चावल जो है वह भारत की मुख्य खाद्य फसल। तो भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। क्योंकि मक्का भी हालांकि है लेकिन कुछ क्षेत्रों में होता है, चावल ज्यादा क्षेत्रों में होता है और ज्यादा लोगों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो चावल जो है मुख्य खाद्य फसल है, हालांकि गेहूं भी मुख्य खाद्य फसल है। अब है रागी, कौन से प्रदेशों की फसल है? क्या शुष्क प्रदेशों की फसल है या फिर आर्द्र प्रदेशों की फसल है? तो आपको आंसर बताना है रागी। बताइए रागी कौन से प्रदेशों की फसल है? शुष्क प्रदेशों की फसल है या आर्द्र प्रदेशों की फसल है? बताइए। तो अपना आंसर हो जाएगा रागी जो है कौन से प्रदेशों की फसल है? शुष्क प्रदेशों की फसल है। ठीक है, तो रागी कौन से प्रदेशों की फसल है? शुष्क प्रदेशों की फसल है, ना कि आर्द्र प्रदेशों में इसका उत्पादन होता है। शुष्क प्रदेशों में इसका उत्पादन होता है। तो अपना आंसर देखते जाना, आप नोट भी करते जाना। अगला प्रश्न है कि भारत में कॉफी की किस्म, भारत में कॉफी की कौन सी किस्म पैदा की जाती है? भारत में कॉफी की कौन सी किस्म पैदा की जाती है? आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में कॉफी की कौन सी किस्म पैदा की जाती है। आपके पाठ में जब कॉफी आपने पढ़ा होगा उसमें प्रमुख फसलों में, प्रमुख पेय फसलों में, तो उसमें दे रखा है कि भारत में जो है अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कौन सी किस्म? अरेबिका। ध्यान रखना, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। तो अपना आंसर हो जाएगा भारत में कौन सी किस्म की? अरेबिका किस्म की कॉफी उत्पादित होती है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। इंडोनेशिया में जो झूम कृषि या कर्तन दहन प्रणाली उसको लदान कहते हैं। चाय एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रहने चाहिए, याद होने चाहिए, कॉपी में आप लिख ले। अगला प्रश्न है, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है। क्या वह योजना क्रेडिट कार्ड योजना है या वह योजना डेबिट कार्ड योजना है? आपको आंसर बताना है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में तो आपने काफी बार सुना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रेडिट कार्ड जो है किसानों के लाभ के लिए शुरू की है, ताकि किसान जो है एक उचित ब्याज दर पे या ऋण मुक्त ब्याज उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि फसल जब हो उसके बाद वह वापस लौटा दे। तो भारत सरकार ने किसानों के लिए लाभ के लिए क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। तो ध्यान रखना है, क्रेडिट कार्ड योजना अपना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब जीडीपी में, ये जीडीपी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में कृषि के योगदान का अनुपात लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है? तो आप बताइए। आप अगर देखोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में जो कृषि का जो योगदान है वो लगातार घटता जा रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? घटना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। भारत में कॉफी की अरेबिका किस्म का उत्पादन किया जाता है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। लदांग, लदांग जो है इंडोनेशिया में कर्तन दहन प्रणाली को कहते हैं। और चाय एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। ये अपने खालिस्तान वाले आंसर इसमें हो जाएंगे। आपको कॉपी में नोट करना है, याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
तो आपको बताना है भारत की प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम बताने हैं। अपने पहले जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे थे उसमें पूछा था कि रेशेदार फसल नहीं है, तो आप बताना है कि रेशेदार फसल कौन सी है। तो कपास है, जूट है, सन है और प्राकृतिक रेशम, ये सब अपनी क्या है, रेशेदार फसलें। तो ध्यान रखना है रेशेदार फसलें कौन कौन सी है, कपास, जूट, सन और रेशम, प्राकृतिक रेशम। ध्यान रखना। तो ये कौन सी फसलें हैं, रेशेदार फसलें। तो याद रह जाएगा। दोबारा से फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, रेशेदार फसलें कौन कौन सी है, बोलिए कपास, बोलिए जूट, बोलिए सन और प्राकृतिक रेशम। कौन सी फसलें हैं, बताइए कौन सी फसलें हैं, कौन सी फसलें हैं, रेशेदार फसलें। ठीक है। अगला आंसर है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रमुख दाल उत्पादक राज्य। भारत में प्रमुख कौन से राज्य, दाल। दाल का मतलब तो समझते हो ना, आज बनाई भी होगी किसी ने दाल। जो दाल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं बताइए आप। तो देखना, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दालों वाला प्रदेश है, मध्य प्रदेश। उसके बाद देखें तो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कर्नाटक है और उत्तर प्रदेश है। यहाँ दालों में जैसे चना है, सोयाबीन भी दाल ही है, मूंग है, उड़द है, मसूर है, ये सब क्या है, दालों के प्रकार है। तो सबसे ज्यादा दालें देखो मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में होती है, राजस्थान में होती है, कर्नाटक में होती है और उत्तर प्रदेश। ये कौन से राज्य हैं, प्रमुख दाल उत्पादक राज्य। तो अपने आंसर हो जाएगा, ये याद रह जाएगा। अगला प्रश्न पे हम चल रहे हैं, चाय उत्पादक राज्य। ये तो सिंपल सी बात है, आपने चाय उत्पादक राज्य, आपने चाय वाय तो खरीदोगे दुकान से, उस पर देखना एक बार चाय की जो लाते हो पैकेट, उस पर पीछे क्या लिखा था, असम के बागानों की ताजा और कड़क चाय, क्या दार्जिलिंग की चाय। तो एक तो असम है ही, दूसरा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कर्नाटक में भी होती है और केरल में भी होती है। मतलब के जो तटीय राज्य हैं उन राज्यों में प्रमुख रूप से चाय का उत्पादन होता है। तो चाय के प्रमुख उत्पादक कौन से हो गए, बोलिए असम, बोलिए पश्चिम बंगाल, बोलिए कर्नाटक और केरल, यहाँ चाय होती है। ठीक है, चाय वाय पियोगी, जो चाय पत्ती आती है, वो जो आपके घर पे चाय आती है वही उसी चाय की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, जूट। जूट का क्या उपयोग है। पहले तो आपको जूट के बारे में पता होना चाहिए। तो जूट एक क्या है, रेशेदार फसल है। जूट क्या है, रेशेदार। जो आपके घर पे जो जूट की कुछ बोरिया वगैरह भी होगी या कुछ बैग वगैरह आते हैं जूट के, तो जूट एक रेशा है, ध्यान रखना है। तो जूट का उपयोग देखो बोरिया बनाने में किया जाता है, चटाई बनाने में किया जाता है, रस्सी बनाने में किया जाता है, कुछ तंतु बनाने में किया जाता है, गलीचे आदि बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, जूट का। तो जूट समझ गए। मुख्य रूप से जूट पश्चिम बंगाल में होती है सबसे ज्यादा। अगर भारत में देखें तो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है। दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो ध्यान रखना ये सारी बातें हैं। तो जूट का उपयोग क्या क्या, जूट किस काम काम में लेते हैं, या उपयोग क्या है, बोरिया बनाने में, रस्सी बनाने में है। ठीक है, और इसके अलावा देखो तो गलीचे बनाने में और चटाई बनाने में, ये इन सब कामों में हम जूट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसान पोर्टल वेबसाइट क्या है। ये सिंपल सी बात है, किसान पोर्टल क्या है, वेबसाइट है। और ये देखो भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि, बागवानी, कृषि की योजनाएं, ये सब जो है योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये पोर्टल चलाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ध्यान रखना कि भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखना, भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि, बागवानी, कृषि योजनाओं की जानकारी आदि प्रदान करने के लिए ये चलाई गई है कौन सी, किसान पोर्टल वेबसाइट। तो भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि, बागवानी, कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए शुरू की गई क्या है, एक योजना है। कौन सी, किसान पोर्टल वेबसाइट। ध्यान रखना, नाम से भी पता लग रहा हो किसान पोर्टल वेबसाइट। तो किसानों को कुछ जानकारी देने के लिए ही बनाया गया होगा। तो कृषि के बारे में कुछ योजनाएं जो आती है किसानों के लिए, उन योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए, या बागवानी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है, ये वेबसाइट बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। अगला आंसर है हमारा कि जमींदार द्वारा भूमिहीन किसानों को, ध्यान रखना, जमींदार द्वारा भूमिहीन किसानों को भूमि दान करना ही क्या है,
ये भूदान क्या है? अपना प्रश्न ये है कि भूदान क्या है। नाम से पता लग रहा है भूदान यानी कि भूमि का दान। ये आंदोलन भी चलाया गया था भारत में आजादी के बाद, विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाया गया था। तो भूदान क्या है देखना, जमींदार द्वारा भूमिहीन किसान मतलब जिनके पास भूमि नहीं है, उनको क्या दान करना? भूमि दान। देखना, भूदान, एक तो भू यानी भूमि, दान यानी दान देना, सिंपल सी बात है। तो भूदान का मतलब क्या होता है? भूमि दान देना। अब भूमि दान किसको दोगे? जिसके पास जमीन नहीं है। और कौन देगा? जिसके पास जमीन है। मेरे पास जमीन है, मैं दान दूंगा किसको? जिसके पास नहीं है। तो ध्यान रखना, दान कौन करेगा? जमींदार। किसको करेगा? भूमिहीन किसानों को। वो उनको दान करेगा। ये क्या है? ये क्या है? भूमि दान है, सिंपल सी बात। तो भूदान क्या है? जिनके पास ज्यादा जमीन है यानी कि जमींदार। अगर भूमिहीन किसानों को भूमि दान करता है तो वह क्या है? भूदान है। और ये विनोबा भावे के नेतृत्व में, कौन से? विनोबा भावे के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। ध्यान रखना, नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था भारत में। कौन सा आंदोलन? जिसको हम बोलते हैं कौन सा आंदोलन? ये भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। ये चलाया गया था विनोबा भावे के नेतृत्व में। अब अगला प्रश्न है कि रक्तहीन क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? रक्तहीन क्रांति बताइए। एक तो रक्त रंजित क्रांति हो सकती है, एक रक्तहीन क्रांति हो सकती है। तो रक्तहीन क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए। रक्तहीन क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए, सोचिए एक बार। तो बताइए, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए, ये देख रहा, ये आई गया अपना, अभी मैंने बताया था विनोबा भावे, उनके द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन। यानी कि भूदान है भूमिदान देना, ग्रामदान देना। आंदोलन को ही कौन सी क्रांति बोलते हैं? रक्तहीन क्रांति। मतलब इसमें कोई ज्यादा वो मारकाट वगैरह नहीं हुई, बस आंदोलन चलाया गया। वो स्वेच्छा से, लोग जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने स्वेच्छा से क्या की? जिनके पास जमीन नहीं थी उनको दान कर दी। इसी को भूदान या ग्रामदान आंदोलन भी बोलते हैं, जो कि विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाया गया। और इसी को रक्तहीन क्रांति भी। तो रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं? कि जो विनोबा भावे के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, भूदान और ग्रामदान आंदोलन, उसी को कौन सी क्रांति? रक्तहीन क्रांति बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्तन दहन प्रणाली कृषि का है। बताइए। ये तो मैंने बता ही दिया पहले ही कि कर्तन दहन प्रणाली क्या है। तो कर्तन दहन प्रणाली क्या है? कर्तन का मतलब क्या होता है? काटना। और दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। इस प्रकार की कृषि में जंगलों के पेड़ पौधों को क्या किया जाता है? काटा जाता है। और उसको क्या किया जाता है? जलाया जाता है। और उसको साफ करके वहां फसल का उत्पादन किया जाता है। उसी को कौन सी प्रणाली? कर्तन दहन प्रणाली। तो कर्तन दहन का मतलब समझना, कर्तन दहन प्रणाली पेड़ों को काटना और उनको जलाकर जो कृषि की जाती है, कर्तन दहन प्रणाली बोलते हैं इसको। कौन सी प्रणाली? कर्तन दहन। पेड़ों को काटकर और उनको जलाकर साफ कर कृषि की जाती है। उसको कौन सी प्रणाली बोलते हैं? कर्तन दहन प्रणाली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले क्वेश्चनों पे चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फसल आवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? फसल आवर्तन नाम अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा फसल आवर्तन क्या है। तो फसल आवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए। फसल आवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो फसल आवर्तन का मतलब बार बार रिवाइज करके बोना या रिपीट करके। तो प्रत्येक वर्ष फसल को बदल कर बोना फसल आवर्तन कहलाता है। सही बात है कि प्रत्येक वर्ष आप इस फसल गेहूं बो रहे हो, फिर अगली बार उसके और जो बोया है, फिर बाजरा, या अगली बार कुछ और बोया है। तो फसल को आप बदल करके जब बोते हो उसको हम क्या बोलते हैं? फसल आवर्तन।
तो ठीक है, प्रत्येक वर्ष ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष फसल को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? फसल आवर्तन कहलाता है। अपना अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि संबंधी संस्था का सुधार कौन से हुए? बताइए भाई। आजादी 15 अगस्त 1947 के बाद, क्योंकि उससे पहले तो आपने देखा होगा जमींदारी प्रथा चलती थी, राज शासन था, राजा की भूमि हुआ करती थी, किसानों की अपनी भूमि नहीं हुआ करती थी, कुछ जगह होती थी कुछ जगह नहीं होती थी। तो आप बताइए कि आजादी के बाद संस्था का सुधार जैसे कि चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी प्रथा का क्या होना? समाप्त होना, ये स्वतंत्रता के बाद किए गए जो कृषि संबंधी संस्थागत सुधार है। कौन कौन से सुधार? चकबंदी की गई, यानी कि निश्चित कर दी कि भाई ये भूमि इसकी है, ये भूमि इसकी है। सहकारिता मतलब सामूहिक कृषि बोल सकते हैं, लोगों की जो सामूहिक कृषि है, सहकारिता का मतलब। और जो जमींदारी प्रथा थी उसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ संस्था का सुधार है, चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी प्रथा का अंत। तो ये आजादी के बाद भारत में कुछ कृषिगत और संस्था का सुधार किए। तो अब यहाँ अपन देखने वाले हैं, इनको आपको मिलान करना है। कुछ स्थानांतरित कृषि के नाम है और सामने उनके देशों के नाम है। आपको ये बताना है कि ये जो स्थानांतरित कृषि है इस देश में की जाती है, क्योंकि आपके पाठ, जब आप पाठ खोलोगे तो उसके पाठ के प्रारंभ में ये चीजें आपको दी गई है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की कृषि जो स्थानांतरित कृषि है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हमने देखा था दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से जानते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में झूम या झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। वैसे ही आपको बताना है कि ये जो नाम है, ये जैसे कि मिल्पा है, ध्यान है, मिल्पा अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा। ठीक है। रे वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रे। और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लदान। और इसके अलावा रोका, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रोका। ठीक है। तो ये अपने कुछ महत्वपूर्ण स्थानांतरित कृषि के नाम हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, ब्राजील में क्या बोला जाता है? रोका, वियतनाम में रे, अमेरिका में मिल्पा और इंडोनेशिया में लदांग स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि के क्या है? नाम है, या इस नामों से यहाँ जाना जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। आपको ये बताना है कि रोपण कृषि की क्या क्या विशेषताएं है। इसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि रोपण कृषि है क्या। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि रोपण कृषि ऐसी फसलें होती हैं जो बीज रोप के या उसका पौधा रोपा जाता है खेत में, उसके बाद ऐसी कृषि की जाती है। तो मुख्य रूप से ये वाणिज्यिक फसल ही होती है। तो यह एक प्रकार की वाणिज्यिक फसल है। ये तो वाणिज्यिक फसल वैसी फसलें होती है जिनका उत्पादन मुख्य रूप से व्यापारिक या व्यापार के लिए किया जाता है। ऐसी फसलों को हम वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। तो रोपण कृषि होगी जैसे कि चाय है, कॉफी है, रबड़ है। तो ध्यान रखना, रोपण क्या है? एक वाणिज्यिक खेती है, यानी कि व्यापारिक की दृष्टि से ऐसी फसलें बोई जाती है। और जो कि लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल के पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बाग होते हैं ऐसी फसलों के। इसमें ध्यान रखना, इसमें पहले एक जगह पौध तैयार की जाती है, मतलब किसी विशेष जगह पौध तैयार होती है, उसके बाद उस पौध को वहां से उखाड़ के फिर खेत में लगाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या किया जाता है कि पहले एक जगह पौध तैयार कर ली जाती है, फिर उस पौध को वहां से स्थानांतरित दूसरे खेत में किया जाता है जहां उसकी खेती की जानी है, तैयार की जाती है, तथा उसके बाद उसको उचित दूरी पर रोपण किया जाता है। इस कृषि में अत्यधिक पूंजी और अत्यधिक श्रमिकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। भारत में प्रमुख रोपण कृषि देखेंगे तो आप चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, ये सब रोपण कृषि के क्या है? प्रकार है या रोपण कृषियां हैं। तो प्रमुख रोपण कृषि फसलें ये कौन कौन सी हो गई? चाय, कॉफी, रबड़ और गन्ना प्रमुख रोपण कृषि है या रोपण फसलें हैं। और ये मुख्य रूप से वाणिज्यिक खेती होती है। इसमें किसी एक जगह पहले पौध का रोपण किया जाता है या पौध उगाई जाती है, उसके बाद उस पौध को खेत में ले जाके बोया जाता है। इसको हम रोपण कृषि कहते हैं। तो ये अपने रोपण कृषि की मुख्य मुख्य क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कृषि सुधार के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, मतलब कृषि में जो सुधार होना चाहिए उसके लिए कौन कौन से उपाय भारत में किए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि 1966-67 में एक कृषि सुधार में या कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्रांति की शुरुआत हुई जिसको हम बोलते हैं हरित क्रांति। इसके अलावा हमने श्वेत क्रांति भी देखी थी।
जो कि दूध उत्पादन में लाई गई। तो भारत में कृषि सुधार के लिए ध्यान देना कि 1960 और 1970 के दशक में कृषि सुधारों की भारत में क्या होती है, शुरुआत होती है। उसके बाद देखें तो 1966-67 में हरित क्रांति कृषि सुधार का एक व्यापक प्रयास रहा है, जिसके तहत भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है। किसानों के लाभ के लिए एक योजना शुरू की गई जिसको किसान क्रेडिट कार्ड योजना कहते हैं। इस पे ऋण दिया जाता है किसानों को। भारतीय कृषि अनुसंधान, ये अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई है और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई है। ये सारे प्रयास है ताकि कृषि में क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जा सके। तो कौन कौन से, हरित क्रांति हो गई अपनी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो गई, और IACR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना हो गई, और कृषि यूनिवर्सिटीज या कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। ये सब भारत में कृषि सुधार के लिए किए गए क्या है, प्रयास है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरित क्रांति के लाभ क्या है और हानियां क्या है। आपको हरित क्रांति जो कि 1966-67 में भारत में देखने को मिलती है, M स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा, वो हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो भारत में हरित क्रांति के क्या क्या तो लाभ रहे हैं और क्या क्या हानियां रही हैं, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, पहले आप लाभ देख लेते हैं हम हरित क्रांति के लाभ। तो सामान्य सी बात है, अगर हरित क्रांति शुरू की गई तो पहला लाभ कि हम खाद्यान्न दृष्टि से क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। तो खाद्यान्नों का उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो भारत में खाद्यान्न की समस्या थी वो भी क्या हो गई, खत्म। तो पहला लाभ क्या हो गया, भारत में खाद्यान्न की जो समस्या थी वह क्या हो गई, खत्म। दूसरा, फसल उत्पादन में भी क्या हो गया, वृद्धि। जो कि पहले फसल उत्पादन कम होता था, अब नए नए बीज आए, मॉडिफाइड बीज आए, उससे फसल का उत्पादन क्या हुआ, बढ़ गया। तो दूसरा लाभ हो गया, फसल उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि। तीसरा हुआ कि किसानों को अधिक उपज के कारण आर्थिक लाभ भी हुआ। पहले अगर 10 बीघा में कुछ कम फसल हो रही थी, तो अब उसी 10 बीघा में ज्यादा फसल हो रही है, तो अब किसानों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। तो दूसरा लाभ हो गया, किसानों को अधिक से अधिक क्या मिल रहा है, आर्थिक लाभ। और तीसरा होगा, जो पहले चारे की कमी रहती थी वो भी अब क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो ये प्रमुख रूप से हम 3-4 उपाय या 3-4 लाभ यहाँ ले सकते हैं। तो पहला, खाद्यान्नों की समस्या खत्म हो गई, फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों को अधिक आर्थिक लाभ मिला, और चारे की समस्या से भी हमें निजात मिली या चारे की समस्या दूर हुई। अब कुछ इसकी हानियां भी हैं, अगर किसी के लाभ है तो कुछ हानियां भी हो सकती है हरित क्रांति की भी। हालांकि प्रारंभ में तो हरित क्रांति की कोई हानियां हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे अब जाते हुए हरित क्रांति की कुछ हानियां दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि हरित क्रांति के चूंकि ज्यादा मात्रा में उर्वरक या खाद का प्रयोग किया गया था, तो देखिए हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। जैसे कि भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, क्योंकि खेत में जो मिलाया जाता है वो बारिश के पानी के साथ मिलकर नदियों में जाएगा और महासागरों में जाएगा, तो जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। इसके अलावा जैव विविधता का विनाश भी होता है इससे। जो पहले जो अनेक प्रकार की जैव विविधता पाई जाती थी, वो अनेक प्रकार के जो रसायन है, कीटनाशक है या उर्वरक है, उनके माध्यम से काफी सारे जीवों का क्या हो गया, विनाश हो गया, खात्मा हो गया। तो जैव विविधता भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो जैव विविधता का क्या हुआ, विनाश हुआ है। ये भूमि निम्नीकरण की समस्या है, मतलब भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी आई है। ज्यादा मात्रा में आप जो उर्वरक है या कीटनाशक है या ऐसी दवाइयां उपयोग करने से जो भूमि की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो भूमि निम्नीकरण की समस्या हुई है। और क्षेत्रीय असमानता में बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्रीय असमानता मतलब कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा पानी है वहां ज्यादा मात्रा में कृषि हुई है, और जिन क्षेत्रों में पानी की मात्रा नहीं थी वहां खेती हुई नहीं है। तो इससे क्षेत्रीय असमानता में बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि पंजाब में देखें तो पंजाब में भारी मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ लाभ हो गए और ये कुछ हानियां हो गई। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। अगर आपको लाभ पूछे जाए तो लाभ लिखने हैं, और अगर आपको दोनों पूछे जाए तो आपको दोनों ध्यान में रखनी है। सिंपल सी बात, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी कुछ उपाय आपके मन में आ ही जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि चावल एवं गेहूं की फसल के लिए कुछ भौगोलिक परिस्थितियां है, वो आपको बतानी है।
कि चावल की फसल के लिए क्या होना चाहिए और गेहूं की फसल के लिए क्या भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए। भौगोलिक परिस्थितियां मतलब जलवायु वगैरह या पानी की मात्रा वगैरह। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी। तो पहले एक तरफ चावल है, एक तरफ आपको गेहूं दे रखा है। तो चावल के लिए तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है, क्योंकि चावल ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में या ज्यादा पानी वाले क्षेत्रों में उपजाया जाता है। तो 15 से 25 सेंटीमीटर तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उपजाया जाएगा। ये चावल के लिए भौगोलिक परिस्थितियां हैं। दूसरा, यहाँ देखें तो 15 से यहाँ भी 15 से 25 सेंटीमीटर के आसपास ही होगा, या 15 से 20 या 25 सेंटीमीटर लगभग तापमान उतना ही चाहिए। और दूसरा, यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत है। यहाँ देखना, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, लेकिन यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत है गेहूं के लिए। ठीक है, तो दोनों में अंतर, तापमान लगभग समान चलेगा 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वर्षा की मात्रा चावल के लिए 100 से 200 हो जाएगी। वहीं गेहूं के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत है। यह वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा की मात्रा की जरूरत पड़ती है यहाँ। तो ये कुछ क्वेश्चन अपने हो गए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखें तो वर्षा की मात्रा चावल के लिए 100 से 200 और गेहूं के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर हो गई। इसके अलावा मिट्टी देखें तो चावल के लिए, ये चावल के लिए है और ये गेहूं के लिए। तो चावल के लिए जलोढ़ या डेल्टाई मिट्टी उपयुक्त रहती है और तटीय मैदानी क्षेत्रों में मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। तटीय मैदानी क्षेत्रों का मतलब होता है कि जहां पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, जो तटीय किनारी क्षेत्र है। जो कि गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है और उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है, उस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का किया जाता है और तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्षा की मात्रा चावल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर और गेहूं के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। और यहाँ डेल्टाई या जलोढ़ मृदा चावल के लिए उपयुक्त रहती है, जबकि गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। ये भौगोलिक दशा है गेहूं और चावल के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से मिट्टी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए चावल और गेहूं के लिए। ये भौगोलिक परिस्थितियां है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान का अनुपात घट रहा है। घट रहा है, ऐसा क्यों? क्या कारण है कि लगातार भारत की जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान लगातार घट रहा है और सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है? तो देखना, भारत एक विकासशील देश है, ये पता ही है। भारत एक विकासशील देश है। भारत की लगभग 65% जनसंख्या आज भी कृषि या उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है। विज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी और बढ़ते हुए तकनीकी ज्ञान के कारण लोगों का कृषि के प्रति रुझान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। जैसे कि आपको देख लेकर हम पढ़ रहे हैं तो हम यही चाहते हैं कि हम कोई ना कोई अच्छी सी सर्विस करें, नौकरी करें या जॉब करें। कृषि क्षेत्र में लगना कोई नहीं चाहेगा, इसीलिए लगातार कृषि के प्रति लोगों का रुझान कम होता जा रहा है। और दूसरी ओर देखें तो भारतीय जो कृषि मानसून है उसका बजट कृषि सुधारों की कमी, वर्षा की अनियमितता आदि कारणों से भी कृषि उत्पाद में वृद्धि अन्य क्षेत्रों की बजाय क्या है? कम है। यही कारण है कि भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है या कम हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि लोगों का रुझान कृषि की तरफ कम है। दूसरी बात, भारत में कोई वर्षा की मात्रा निश्चित नहीं है। मानसून कभी भी आ जाता है, कभी भी चला जाता है, हो भी नहीं भी हो। और इसके अलावा देखो तो फिर बजट की भी, कृषि में बजट की भी कमी है, सरकार भी थोड़ा कम ध्यान देती है। इसीलिए कृषि के जो उत्पाद है उसमें जो वृद्धि होनी चाहिए थी जितनी, वो नहीं हो पा रही है। ये सारे कारण है कि लगातार भारतीय जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। तो आपको ध्यान रखना है। और कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? आज भी 65% जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों में लगी हुई है, लेकिन उसका जो योगदान है जीडीपी में वो लगातार घट रहा है। आज भी कृषि जो है, कृषि क्षेत्र जो है, सबसे ज्यादा मात्रा में रोजगार देने वाला साधन है, लेकिन उसका अगर आप जीडीपी में योगदान देखें तो सबसे कम है। अगला हमारा प्रश्न है कि किसानों के लाभ के लिए सरकार के प्रयास क्या क्या है? बताइए, किसानों के लाभ के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, ये आपको बताना है।
बताइए किसानों के लाभ के लिए। तो किसानों के लाभ के लिए सरकार अनेक तरह के प्रयास करती है। जैसे एक तो मैंने बताया था किसान क्रेडिट कार्ड, तो एक तो ये भारत सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, किसानों के लाभ के लिए चलाई गई है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ये भी किसानों के कल्याण के लिए है। आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी भी देते हैं। अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से, ताकि किसानों को कृषि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि वह उसका उपयोग कृषि कार्यों में कर सके और उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा देखो, फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना, इसको हम एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी, तो सरकार क्या करती है कि कुछ फसलों को एमएसपी तय करती है, जिसको हम बोलते हैं एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ध्यान रखना, एमएसपी को हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब कि सरकार एक राशि फिक्स करती है, उस राशि पे सरकार उस फसल को खरीदने को तैयार होती है। अगर आपको मार्केट में सही दाम नहीं मिल रहा है तो आप सरकार को उस कीमत पे बेच सकते हैं, ताकि किसान निश्चिंत हो जाए कि कम से कम इतना रुपया तो उसको अपनी फसल की लागत तो मिल ही जाएगी, नुकसान तो नहीं होगा। इसलिए सरकार कुछ फसलों की क्या तय करती है, एमएसपी। सभी फसलों की नहीं करती है, कुछ फसलों की एमएसपी तय करती है। तो ये भी किसानों के लिए ही है। तो क्या हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, दुर्घटना बीमा योजना हो गई, और मौसम की जानकारी देने के लिए या फसलों की जानकारी देने के लिए कुछ कार्यक्रम हो गए। न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया, फसल बीमा योजना, ये फसल का बीमा किया जाता है, और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान, ये भी सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए करती है कि कृषि उपकरणों पे सब्सिडी देती है, ताकि किसान जो है कुछ अच्छे उपकरण खरीद सके और अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सके। ये सब कुछ जो कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा, ये किसानों के लाभ के लिए किए जाते हैं। तो एक बार फिर से बताऊं, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, दुर्घटना बीमा हो गया, ये कुछ कार्यक्रम हो गए, समर्थन एमएसपी की घोषित करना, ये बीमा योजना हो गई, फसल का बीमा करना, और कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करना, ये कार्य हो गए अपने किसानों के लाभ के लिए सरकार के द्वारा। इस पार्ट में आपको इतने क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो आप पढ़ सको पार्ट में, वो भी आपको पढ़ने हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही इस पार्ट में देखे हैं, तो आपको इन सभी प्रश्नों को नोट करना है, और नोट करके फिर एक बार पुनः रिवाइज करना है, और वीडियो को एक बार आप दोबारा फिर से देखोगे तो आपको लगभग याद हो ही जाएंगे। बाकी याद नहीं हो तो आप बाद में रिवाइज कॉपी में जो लिखोगे उसको रिवाइज कर लेना, और जब भी आपकी इच्छा करे आप वीडियो को खोलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट समय समय पे आप जिन प्रश्नों के आंसर आपसे मांगे गए हैं उनके कमेंट आप जरूर दीजिएगा, ताकि पता लगे कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा विद्यार्थी वीडियो को रुचि लगा के देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो सभी का एक बार मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने हमें इतना अपना अमूल्य समय दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।